नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर। दरअसल सांसों का संकट पूरी दुनिया में है और कोरोना के बाद से इसको लोगों ने बड़ी शिद्दत से महसूस किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही ढर्रा, ना तो पेड़ों की परवाह, ना पहाड़ों की रक्षा, ना नदियों को साफ करने पर काम। कागज़ों में जो हो सकता है वो सब किया जा रहा है। आज हम इसलिए इस पर बात करें क्योंकि राजधानी भोपाल का एक इलाका है अयोध्या बाईपास। इसके चौड़ीकरण को लेकर 10 लेन बन रही सड़कों की यहाँ पर, और लगभग 8,000 पेड़ यहाँ काटे जाने हैं। 7,871 पेड़ों का कटना है इसमें प्रस्तावित है, ताकि सड़क की 10 लेन बनाई जा सके। भोपाल के मध्य प्रदेश के जो पर्यावरण के रक्षक हैं वो इस पर जागृत हुए और उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। मामला जब नहीं सुलझा बातचीत से और ज्ञापन देने से, तो फिर ये एनजीटी गया। एनजीटी में नितिन सक्सेना, जो भोपाल के एक तरह से पर्यावरण के रक्षक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे संघर्ष इन्होंने किए, इन पर कई बार हमले भी हुए। लेकिन जब इन्होंने ये लड़ाई अपने हाथ में ली तो एनजीटी ने कुछ दिनों पहले 7,871 पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। अब इसमें खास बात है कि एनजीटी ने फैसला दिया स्टे करने का, लेकिन 2 दिन बाद ये फैसला तब सोशल मीडिया पर या उनके साइट पर अपलोड हुआ। 2 दिन के बाद जब जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने गुहार की एनजीटी से कि आपका जो फैसला है वो मध्य प्रदेश सरकार तक नहीं पहुंचा है। पता हुआ कि किसी बाबू ने इसे दबा लिया था और 2 दिन के भीतर नगर निगम या इस सड़क के बनाने वालों ने 2,000 से ज़्यादा पेड़ों की हत्या कर दी। जब ये फैसला साइट पर अपलोड हुआ, सोशल मीडिया पर आया, तो फिर कानूनी रूप से कहा गया कि हमें इसकी जानकारी मिल गई है, अब हम पेड़ काटना बंद कर रहे हैं। लेकिन 2 दिन तक आखिर ये फैसला अपलोड क्यों नहीं हुआ, ये बहुत गंभीर विषय है जांच का। कोर्ट इस पर बातचीत करेगा, प्रशासन में भी बातचीत होगी और समाज में भी इस पर चर्चा होगी कि आखिर वो कौन खलनायक है जिसने फैसले को 2 दिन तक रोके रखा। बहुत सारी बातें विस्तार से बात करेंगे इस मुद्दे पर। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक तरह से जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट टेलीफोन लाइन पर रमेश सिंह जी। स्टूडियो में मौजूद हैं नितिन सक्सेना, जो इस पूरे मामले के सूत्रधार हैं, जिन्होंने इस लड़ाई को एनजीटी तक ले गया और उसके बाद पेड़ों की कटाई से स्टे की कार्रवाई तक पहुंचाया, और स्टे के बाद उस स्टे के फैसले को, स्थगन फैसले को साइट पर अपलोड कराया और उसके बाद नगर निगम और बाकी संस्थाएं जागी। तो नितिन जी, आपका बहुत स्वागत है। रमेश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे IND24 के कंसल्टिंग एडिटर श्री योगीराज योगेश जी। योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नितिन जी आपके साथ करना चाहते हैं कि इस तरह की जो लड़ाई होती है, इस तरह के जो संघर्ष होते हैं, जिसे कहते हैं कि कोई इसका श्रेय नहीं मिलता। आप मेहनत करिए, कंटेंट इकट्ठे करिए, कागज़ को इकट्ठा करने के बाद फिर वकीलों के पास जाइए, फिर जेब से पैसा लगाइए, और ऐसे वकील भाग्य से मिल जाते हैं जो कम पैसे में सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को लड़ने की बात करते हैं, और वो वकील जिनकी फीस घंटों में लाखों रुपए की होती है, और वो जब भाग्य से मिलते हैं तो कई बार लड़ाई अंजाम तक पहुंचती है। आपने इस पूरे मामले को कैसे तैयार किया, कैसे खुद को इसके लायक बनाया, और फिर आप कोर्ट में जब गए, स्टे मिला और स्टे के बाद उस स्टे को दबाने का भी जो अपराध है वो हुआ, और उसको फिर आपने उजागर किया और सारा मामला सड़कों पर आया। आपकी राय? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगा, पूरे मामले को आपने इस तरह उठाया। सबसे जनवरी फरवरी के माह में एक खबर प्रकाशित हुई। इस खबर प्रकाशन में हमको पता चला कि 10,000 पेड़ों की लगभग कटाई होना है। NHI अयोध्या आशाराम तिराहे से अयोध्या बाईपास तक 10,000 पेड़ों की कटाई करेगा और 4 लेन रोड को 10 लेन करेगा। पूरे मामले में हमने फिर RTI फाइल करी। RTI फाइल करने में जब हमने NHI में RTI को फाइल करा तो NHI ने हमको पहले RTI में ये जवाब दे दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे द्वारा नहीं किया गया है और हमारे पास जानकारी संधारित नहीं है। हमको उस पर संशय हुआ और संशय होने के बाद हमने उसमें फर्स्ट अपील फाइल की। फर्स्ट अपील में जिस लोक सूचना अधिकारी जो वर्तमान में PIU प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उसके देवांशु नवाल जी, उन्हीं के द्वारा ये जवाब दिया गया कि हम 8,000 पर तैयारी कर रहे हैं और 8,000 की जानकारी अभी एकत्रित की जा रही है जी। अपील में हम जीते। अपील में जीतने के बाद फिर हमने उसमें पूरे मामले में दस्तावेज एकत्रित किए। एकत्रित करने के बाद हमने मन बनाया, चूंकि हम पहले से ही शहर के अंदर जो विनाशकारी
हरियाली का विनाश हो रहा था लगातार स्मार्ट सिटी के नाम पर, और कोलार सिक्लिन के नाम पे 4105 पेड़ काट दिए गए थे, 1377 पेड़ बंगरसिया में काट दिए गए थे। उन सबको मामलों को लेकर काफी मन व्यथित रहता था। हम पूरे मामले को लेकर फिर हमने कहा कि इसके अंदर याचिका लगाना ही सबसे बेहतर रहेगा। फिर हम इसमें माननीय हमने एनजीटी का सहारा लिया, और एनजीटी ने इससे पूर्व में एक अन्य याचिका जो हमारी एमपीआरडीसी के विरुद्ध थी, उसमें मई में 23 मई 2025 में सीईसी कमेटी का गठन हो गया था जी। सीईसी कमेटी का गठन होने के बाद उसको अस्तित्व में लाने में राज्य सरकार को लगभग 2 माह का समय लग गया। सितंबर में उस कमेटी अब वो अस्तित्व में आई, 9 सदस्यीय कमेटी बनी, जिसमें अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वो कमेटी बनाई गई। मेंबर सेक्रेटरी उसके आयुक्त नगरीय प्रशासन थे, और बड़े बड़े विभागों के थे। 2 विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट का रीजनल डायरेक्टर एंड सीपीसीबी के भी मिनिस्टर ऑफ वो उसमें मेंबर रहे जी। वो कमेटी जब अस्तित्व में आने के बाद पहला प्रस्ताव ही एनएचआई का उस कमेटी में पहुंचा। कमेटी में पहुंचने के बाद उन्होंने पहले जो इनके प्रस्ताव को नकार दिया, और उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव से हम आपके सहमत नहीं है, आप दूसरा प्रस्ताव बना के लाइए। इसी बीच हमको ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये हरियाली का विनाश हो जाएगा। हम अक्टूबर में तुरंत फिर एनएचआई के विरुद्ध इंडिविजुअल पिटीशन हमने फाइल करी, और 27 नवंबर को उसमें एक आदेश पारित हुआ, जिसमें उनका कहना था कि आप जो है, उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, कमेटी ने हमें अनुमति दे दी है। हमारे पास चूंकि वो कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं थी, और कमेटी की रिपोर्ट वेबसाइट पर चढ़ी भी नहीं थी, तो हमने कहा कि भाई कमेटी की रिपोर्ट हमें भी तो पता चले। बिल्कुल पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होना चाहिए पूरे मामले में। तो एनजीटी ने उसको गंभीर माना, और अगले 3 मार्च 2026 को इस प्रकरण की सुनवाई का आदेश पारित किया। इसी बीच 12/12/2025 को आनन फानन में मध्य प्रदेश सरकार और वो सीईसी कमेटी अचानक से अपना अनुशंसा कर देती है, और 7,871 पेड़ों के लगभग की अनुशंसा जारी करती है। उसी दिन एनएचएआई आवेदन कर देता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम भोपाल को। उसी दिन वहां का डिप्टी कमिश्नर जो उद्यान विभाग के प्रभारी हैं मिस्टर हिरेन सिंह कुशवाहा, वो इनको 4,72,00,000 रुपए का डिमांड लेटर जारी कर देते हैं। 15 तारीख को एनएचएआई पैसा जमा करा देती क्षतिपूर्ति राशि का। 17 तारीख को शाम के टाइम देर रात को अनुमति जारी हो जाती है। उसके बाद 2 दिन का अवकाश होता है, और धड़ल्ले से कटाई शुरू हो जाती है। जब ये विनाश हमने अपनी आंखों से देखा तो हमारा मन काफी व्यथित हुआ कि हमारा प्रकरण प्रक्रियाधीन है, माननीय एनजीटी अभी उसे सुन ही रही है, फाइनल ऑर्डर अभी आया नहीं है। उसके बावजूद अगर ये स्थिति है तो कहीं ना कहीं हमको आवाज उठाना पड़ेगी। फिर हमको ऐसा और वेकेशन क्योंकि कोर्ट का चालू हो गया था जी, तो हम असमर्थ महसूस कर रहे थे अपने आप को। फिर भी हमने माननीय एनजीटी में प्रिंसिपल बेंच में गुहार लगाई, और वहां सब अपनी बात को रखा। स्पेशल बेंच ने 22 तारीख को इस पर सुनवाई करी, और खुली हुई कोर्ट में बहस हुई। एनएचएआई के वकील भी वहां मौजूद थे, और उनके डायरेक्टर भी जुड़े हुए थे जी। सबको मालूम था कि उस बहस में कहीं ना कहीं स्टे का आभास हो गया था कि इस पर रोक लगी, क्योंकि मामला विचाराधीन है जी। बावजूद इसके 22 तारीख हम ये कह रहे हैं कि 2 दिन जो छुट्टी के थे, आपने अगर अनुमति के बाद वो पेड़ काट भी दिए तो आपको कायदे में 22 तारीख से लेकर जो 22 और 23 तारीख जो कल आज ऑर्डर आज 12 बजे तक आया, तो आपको इस बीच इस चीज को रोकना था। लेकिन हमने देखा कि वो युद्ध स्तर पर इतनी तेज गति से वृक्षों की कटाई होने लगी कि जितनी उन छुट्टियों के दिनों में नहीं हुई थी। लगभग 1,500 से 2,000 वृक्ष जो है कटे हुए मिले, और आज जब उसका आदेश हुआ तत्काल उसको करा, और पूरे मामले में आज कमिश्नर को निवेदन किया कि मैडम तत्काल आप कटाई रुकवाइए। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर से नीचे तक पूरा प्रायोजित सिस्टम था ये, इस टाइप का कि व्यक्ति को कहीं राहत ना मिल पाए, और ये कटाई इनकी पूर्ण हो जाए और बात खत्म हो जाए। बिल्कुल। तो आपकी बात को सुनकर तो हमारे भी रोए खड़े हो रहे हैं कि पर्यावरण को लेकर जो एजेंसियां जिम्मेदार हैं हरियाली की रक्षा के लिए, वो उसकी कटाई के लिए, यानी उनके सामूहिक संहार के लिए सारे वो कर्म करते हैं, वो जिसे कहते हैं कि प्रावधान करते हैं जिससे कि पेड़ खत्म हो जाए। तो लेकिन ये आपका लंबा संघर्ष है। मैं इसमें वो वकील साहिबान जो आपकी मदद कर रहे हैं उनको भी साधुवाद देते हैं। पेड़ पौधों की तरफ से साफ सांस ले सके इसके लिए पूरे भोपाल वासियों की तरफ से, और
वैसे न्यायालय का तो हम ना तो आलोचना करते हैं, ना उनका एक तरह से उनको बधाई देते हैं कि शुभकामना देते हैं, लेकिन इस मामले में चूंकि ये व्यक्ति से जुड़ा मामला नहीं है, प्रकृति से जुड़ा मामला, इसलिए एनजीटी को भी बहुत साधुवाद कि उन्होंने इस पर संज्ञान लेकर इस पूरे मामले को विशेष महत्व दिया और जो सुनवाई की जानी चाहिए थी वो की गई और इस बारे में रोक लगी। मेरे साथ रमेश सिंह जी भी है। रमेश सिंह जी, मामला छोटा सा जरूर लगता है कि जनवरी से लेकर मार्च से लेकर दिसंबर 2025 तक का, लेकिन इसमें जो उठापटक हुई है वो या तो नितिन सक्सेना जानते होंगे, इनके वकील जानते होंगे, या इनके साथीगण जानते होंगे। आप देखिए कि 10 लेन की सड़क बन रही है, हर किसी को स्वीकार है, लेकिन अगर मामला कोर्ट में चल रहा है, विकास के नाम पर आप विनाश को इस तरह तरजीह देंगे कि लगता है पूरा सिस्टम मिला हुआ है। यानी नगर निगम, सरकार, एनएचआई की हम बात करें ये, और उसके साथ साथ बाबू तक, जिसने इस पूरे मामले को, मैं दूसरे दौर की बातचीत में जरूर पूछूंगा कि 2 दिन तक आखिर ये जो स्थगन था वो अपलोड क्यों नहीं हुआ साइट पर, और 2 दिन में जिस तरह से कटाई हुई वो 2000 पेड़ों का संहार है। आपकी राय, फिर मैं अंतिम टिप्पणी के लिए आऊंगा योगीराज जी की तरफ। रमेश सिंह जी। राघवन जी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रति सरकारों का पूरा सिस्टम, चाहे राजनीतिक नेतृत्व हो और चाहे प्रशासन हो, और न्यायपालिका ने इस मामले में थोड़ा सहयोग किया है, इसके लिए आभारी है। नहीं तो उसी न्यायपालिका के वो जो बाबू है उसने तो कबाड़ा कर दिया था। आप देखिए स्थिति ये है, मतलब पूरे देश के सिस्टम की हालत ये है। अरावली पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, 90% अरावली साफ हो रही है। मतलब 100 फीट से ऊंचाई अगर कम है तो वो अरावली नहीं मानी जाएगी। छत्तीसगढ़ में अडानी का वो कोयला खनन का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उसमें यहाँ तो 8,000 पेड़ काट रहे हैं, वहां तो लाखों पेड़ों की बलि होने वाली है, और उस पूरे एरिया में प्रेस को घुसने की आजादी नहीं है। तो जो सिस्टम है हमारा, वो पर्यावरण के प्रति पूरी दुश्मनी को उतारू है। आप ये देख, इसकी वजह ये है कि हमने प्रकृति को एक संसाधन के रूप में देखना शुरू कर दिया है। इसका जो आध्यात्मिक पहलू है प्रकृति का, उसकी तरफ से हमने आंखें बंद कर ली है। राघवन जी, मैंने एक विश्लेषण किया था कि जिन जिन लोगों ने पेड़ काटे, मेरे आसपास के जान पहचान के और जो भी परिचित है, उनमें मैंने एक विश्लेषण किया था कि जिन जिन लोगों ने पेड़ काटे थे वो ऐसी असाध्य बीमारियों से ग्रस्त है कि उनके जीवन भर उन्हें ठीक होने का कोई मतलब आसार नहीं है। और कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनने वृक्ष बहुत सारे लगाए थे, उनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी समृद्ध चल रही है। तो पेड़ों में, चाहे पेड़ हो, चाहे नदियां हो, चाहे पहाड़ हो, इनके अंदर प्राणों का घनीभूत तत्व होता है, और पेड़ का जो प्राण होता है वो सीधा मानव जाति से, मानव सभ्यता से जुड़ा होता है। अगर पेड़ काटते हैं तो प्राण जो तत्व है वो घटता है, पेड़ लगाते हैं तो प्राण तत्व बढ़ता है। आज हम जो मतलब जो विभीषिका देख रहे हैं, चाहे प्राकृतिक रूप में हो, चाहे रोगों के रूप में हो, चाहे महामारियों के रूप में हो, उसका एक मुख्य कारण यह है कि हम प्रकृति से प्राण तत्व को छीन कर रहे हैं। चाहे नदियों पर डैम बना के करें, चाहे पहाड़ों की खुदाई करें, जमीनों की खुदाई करें, या पेड़ों की कटाई करें। ये स्थिति ऐसी है कि अगर इसे आज ये तत्काल, जैसे अभी 2,000 पेड़ कट गए, 7,000 पेड़ कटने का लक्ष्य था उनका, तो तत्काल इसका असर नहीं पड़ता, लेकिन ब्रॉड पर्सपेक्टिव में इनके जो दूरगामी परिणाम है वो बहुत खतरनाक और बहुत भयानक होते हैं। आप देखिए पेड़ों के तनों के आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये विषय इतना गहन और इतना गूढ़ है कि अगर जिसने इसे समझ लिया वो समाज और वो देश कभी भी पीछे नहीं हटते, वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आज नितिन सक्सेना जी लड़ रहे हैं, कल स्टे हट जाएगा, फिर वो 8,000 7,000 पेड़ कट जाएंगे। आपने कहा कि लाखों पेड़ अभी कटने वाले हैं, अब छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, सिंगरौली में हजारों पेड़ कटने वाले हैं, और ये सिलसिला सतत निरंतर जारी है। सबसे खास बात है कि योगीराज जी, हमने पहाड़, पेड़, नदियाँ, इनको जड़ माना है, जबकि हमारे यहाँ अगर हम सनातन की बात करें तो ये सब चेतन है। हम पहले पहाड़ों की पूजा करते थे, आज भी करते हैं, वृक्षों की, वनों की पूजा करते हैं, वनराज की कहते हैं, वृक्षों में हम कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ पीपल है, पीपल की पूजा होती है, नदियों की हम पूजा करते हैं। लेकिन जब से हमने ये पाखंड शुरू किया कि एक तरफ पूजा करते हैं, दूसरी तरफ उनको, नदियों को गंदा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ उनको काटते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, फिर उनको सड़क बनाने के नाम पर तबाह कर देते हैं, तो कुल मिलाकर एक मुझे
छोटा सा एक दृश्य कार्टून का याद आ रहा है कि कुछ लोग भरी दोपहरी में 50-47 डिग्री के टेम्परेचर में पेड़ काटने के लिए आए थे। हाथ में कुल्हाड़ी थी और रस्से थे। किसी ने कहा कि बहुत तेज़ धूप है, थोड़ा रुक जाते हैं छाया में। वो उसी पेड़ की छाया में खड़े होते जिसे काटने आए थे। तो स्थिति ये है कि अगर हम काट भी रहे हैं तो उसके पहले उसी पेड़ की छाया में खड़े हैं। ये हमारी जो मूर्ता है ये पता नहीं कहाँ ले जाएगी, लेकिन मैंने जो कहा कि बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी, ये पेड़ तो कटेंगे, लेकिन सवाल है कि अगर एक पेड़ के बदले में 10 पेड़ सच में लग जाए तो शायद जो 100-100 साल के पेड़ कट रहे हैं, 50-50 साल के पेड़ कट रहे हैं, थोड़ी सी भरपाई हो सकती है। ऑक्सीजन हमको मिल सकता है, हरियाली मिल सकती है, पक्षियों को वहाँ रहने का बसेरा मिल सकता है, उसकी लकड़ियों से लोग अपना चूल्हा जला सकते हैं और बहुत सारे काम हो सकते हैं, बशर्ते कि सरकार भी उतनी चिंता करे जितनी नितिन सक्सेना कर रहे हैं या हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। आपकी राय? देखिए, निश्चित तौर पर हमारा देश तो प्रकृति पूजक देश रहा है और मैं बहुत पहले से कहता हूँ कि ये सब इनको लिविंग यूनिट माना जाना चाहिए और इनके विरुद्ध काम करने वालों के खिलाफ वही मुकदमे दर्ज होने चाहिए जो एक मानव हत्या का प्रकरण जो दर्ज होता है। इसमें 2-3 चीज़ है राघवन जी, पूरे मसले को आप यदि देखो, निश्चित तौर पर ये बात सही है कि बड़े मुश्किल से आज पेड़ पनप पा रहे हैं और हम जिस दौर में जी रहे हैं ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही है। तो ये पेड़ों का और पर्यावरण का संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण होना ही चाहिए। अब ये लीगल मैटर्स आते हैं। आप एनजीटी में जाएं, आप हाई कोर्ट जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? यदि 7,000 इसका अल्टरनेट क्या है जी भाई? डेवलपमेंट तो जनता की डिमांड है, वो डेवलपमेंट आपको करना ही पड़ेगा जी। कोलार पे हजारों पेड़ कट गए, लेकिन कोलार की जनता ये भी कह रही नहीं सब आवागमन सुगम हो गया इससे। दूसरा, जब आप जाएंगे इसी मसले को लेकर अपर कोर्ट तक जाएंगे, वो कह रहे हैं नेशनल हाईवे हम 7,000 काट रहे हैं, हम तो 81,000 लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनका स्टे वेकेट हो जाएगा, अभी उनको अनुमति मिल जाएगी। तो इन सब परिस्थितियों को भी ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारा पर्यावरण से को लेकर हमारा कंसर्न है, हम ये चाहते हैं कि पेड़ ना कटे, तो वो तो 10 गुना पेड़ ज़्यादा लगा रहे हैं, तब भी क्या सड़क नहीं बनने देंगे क्या? तो ये बहुत सारे इसमें इश्यूज हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि आप 81,000 पेड़ लगाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये कागज़ पर लग रहे हैं। हमने ऐसी हज़ारों किलोमीटर की सड़कें देखी है जिस पर लाखों पेड़ कटे और कागज़ पर करोड़ों लग गए। आपको याद होगा ग्राउंड जीरो पर वो साफ मिलते हैं। एक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह हुआ करते थे, उन्होंने नर्मदा के किनारे पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया था कि 7 करोड़ पेड़ लगाएंगे। जब ग्राउंड जीरो पर गए तो वो कुछ कागज़ पर लगे थे, कुछ को गाय बकरी बैल खा गए थे, कुछ सूख गए थे। तो ये जो बेईमानी है एक तरह की, ये नितिन जी को, हमको, सबको पीड़ा पहुंचाने वाली है कि कागज़ पर तो आप कह रहे हैं कि 81,000 लगा देंगे, लेकिन कोर्ट भी मानता है कि ये सिर्फ कागज़ पर है। चूँकि कागज़ का पेट भर रहे हैं, दावा कर रहे हैं 81,000 पेड़ का। अगर इसमें यह तय हो जाए कि 81,000 पेड़ में 10% नष्ट भी हो गए और बाकी पेड़ बचे मिल गए, तो फिर NHI को पुरस्कार मिलना चाहिए, नगर निगम को या बाकी लोग को पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन सबको पता है कड़वी सच्चाई कि 81,000 में से 8,000 पेड़ भी शायद ही मिलेंगे आपको ज़मीन पर लगे हुए। जी, निश्चित तौर पर देखिए, कोर्ट काम करता है एक्ट और फैक्ट पे। आप जैसे ही आप जाएंगे, वो कहेगी कि साहब आप पेड़ लगा दीजिए इसकी बजाय, तो आप क्या कहोगे? लगाएंगे, हम दावे तो करेंगे वहाँ जाके, ये थोड़ी कि पेड़ कैसे लगा के बता देंगे, शपथ पत्र दे देंगे, शपथ पत्र दे देंगे। तो कोर्ट इनकी फेवर में फैसला देगा फिर NHI की। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसका लीगल एस्पेक्ट आपको बता रहा हूँ। अब मैं इसमें आपकी अनुमति तो एक चीज़ जोड़ूँ जी। इस कमेटी में जो पेड़ लगाने का दावा किया जा रहा है, उसमें नितिन सक्सेना, इनके वकील और सामाजिक कार्यकर्ताओं को रखा जाए। जब ये कमेटी पुष्टि कर दे तब तो माना जाएगा, नहीं तो हम ही तो कोतवाल साहब है और हम ही चोर हैं। निश्चित तौर पर तो मतलब ये सिस्टम मुद्दे भी सब। जी, ठीक बात, मतलब कहीं ना कहीं अपने को इस दिशा में भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरी एक बात मैं आपको लास्ट एक बोल रहा हूँ जी, जितनी तीव्रता हमने इन 2,000 पेड़ों को कटने को लेकर दिखाई, चाहे नितिन जी जैसे लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सोशल और पर्यावरण, सारे वहाँ खड़े हो गए। जी, हम बार बार बात बोलते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा किनारे वृक्ष लगाने का अभियान चलाया था। एक आंदोलन बता दो जिससे पेड़ गिर के पता होगा कि शिवराज ने क्यों नहीं लगाया। इतनी तीव्रता दिखाई हमने पेड़ नहीं लगाने के मामले में। ऐसे 81,000 पेड़ का यदि दावा कर रहे हैं तो हमको इतनी तत्परता उनको मजबूर करना पड़ेगा कि आप लगाइए 81,000 पेड़। देखिए, जो कांग्रेस हम देख रहे हैं, जब मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उनसे कहा गया कि साहब भोपाल में बहुत पेड़ कट रहे हैं, सड़क के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं, तब उनका एक बहुत ही लाइटर रिमार्क था, हल्का रिमार्क था कि डेवलपमेंट होगा तो पेड़ तो कटेंगे, और कहकर वो गाड़ी में बैठ गए थे
उन्होंने सवालों का पूरा जवाब भी नहीं दिया था। तो विकास के नाम पर मुख्यमंत्रियों की जब इतनी नॉन सीरियस जो अप्रोच है, उसके चलते तो पेड़ कटने ही है। इसलिए मैंने कहा नितिन जी की कोशिश है, लेकिन कब तक ये कोशिश कामयाब होगी, उम्मीद करते हैं कि कोशिश कामयाब हो। नितिन जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी। सबसे पहले इस पूरे मामले में बहुत संक्षेप में जी। एक हमने महत्वपूर्ण बिंदु उठाया इस पिटीशन में, वैकल्पिक मार्ग। वैकल्पिक इस रोड की आवश्यकता एनएचएआई को बनाने की वहां पर जनता के लिए थी ही नहीं। ऑलरेडी यहां पर पहले से ही 11 मील पर सहारा बाईपास नाम का एक सड़क 86 मीटर का पहले से ही यहां पर है। जो उन्होंने वहां पर बिंदु रखे कि हम ट्रैफिक को कम कर रहे हैं और यहां पर सुरक्षित वातावरण देंगे और सब चीजें करेंगे, जब वो पहले से ही वो रोड वहां मौजूद थी तो आपको इतना बड़ा 16 किलोमीटर का रोड बनाने का आवश्यकता ही नहीं थी। और यदि आपको वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी हम कई स्पीचों में देखते हैं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। आप जब 6 किलोमीटर लंबाई पर मेट्रो चला सकते हो तो 16 किलोमीटर की लंबाई में आपने मेट्रो क्यों नहीं चलवाई? अगर आप मेट्रो उसमें चला देते, सेंटर में चलती, आसपास के दोनों तरफ के पेड़ बच जाते। और जब आप उसको 4 लेन से 6 लेन और 10 लेन करोगे तो ट्रैफिक का दबाव और बढ़ेगा, वहां बड़े बड़े डंपर चलेंगे। आज दादा अपने पोते को स्कूल बसों तक छोड़ने की हिम्मत कर लेते हैं रोड क्रॉसिंग में, फिर भी डरते हैं। जब वहां बड़े बड़े डंपर चलेंगे तो वहां के लोगों की सुरक्षा को तो सीधा सीधा खतरा है, वहां के उनके जीवन को खतरा है। और ये जो पूरी पेड़ कटाई हुई, वो जो सीईसी की रिपोर्ट थी, जो अनुशंसा थी, उस अनुशंसा में एक उन्होंने अच्छा काम किया था, एक क्लॉज दिया था। उस क्लॉज में उन्होंने कहा था कि जो इन पेड़ों पर रहने वाले पक्षी हैं और उनके घोंसले हैं और उनके अंडे हैं, उनका पहले स्टडी कराना था एनएचएआई को। किसी भी से सहयोग ले लेते वो, चाहे किसी एनजीओ का सहारा ले लेते। हमने कल वहां जाके देखा तमाम घोंसले बिखरे पड़े हुए थे, उनको बेघर कर दिया, वो अपना ठिकाना तलाश रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं कहता कि हम कोई बद्दुआ दे किसी को, लेकिन योगी राज जी ने कहा कि, और रमेश सिंह जी ने भी कहा कि जिन लोगों ने पेड़ कटवाए हैं, चाहे वो जंगल काटने वाले लकड़ कटा हो, जो सर पर इमारती लकड़ी लाकर शहर में आकर बेचते हैं, उनके परिवार भी तबाह हो गए। एक सिंगल यूनिट की बात करें कि एक आदमी एक सागौन का पेड़ काटता था और शहर में लाके बेचते थे, वो लोग तबाह हो गए, जीवन में कभी अमीर नहीं हो पाए। उसके बाद जिन जिन संस्थाओं ने ये पेड़ को काटा है वो तबाह हो गए हैं। आगे पीछे मैं नहीं कहता कि कोई संस्था तबाह हो, लेकिन अगर ये अन्याय हो रहा है, आपने पेड़ पक्षियों की बात करी, उनके अंडों की बात करी, घोंसलों की बात करी, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है, ना इंसान के लिए, ना प्रकृति के लिए, ना उन परिंदों के लिए। रमेश सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे 2-4-6 वाक्यों में, संक्षेप में टिप्पणी। किया था कि पेड़ लगाने के 2 घंटे के बाद, 2 से ढाई घंटे के बाद उसमें से प्राण उत्सर्जन होने लगता है और पेड़ लगाने वाले को वो प्राण प्राप्त होने लगता है। और जब तक वो पेड़ रहता है, चाहे 100 साल रहे, चाहे 500 साल रहे, वो उस व्यक्ति को, उसकी अगली पीढ़ियों को वो प्राण प्राप्त होता रहता है। और नेगेटिविटी को, उस पेड़ से जो शुद्ध विद्या प्राप्त होती है, वो उतने अंश में नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करती रहती है। ये मेरा प्रैक्टिकल है। बेशक आपने ठीक कहा, लेकिन सवाल वही है कि जहाँ जहाँ जंगल है, पेड़ है, हम अमेज़न के जंगल की बात करते हैं, पूरी दुनिया को वहाँ से ऑक्सीजन मिलती है, और पूरी दुनिया के पर्यावरण में अमेज़न के जंगलों में अगर आग लगती है तो सारी दुनिया चिंतित हो जाती है। मध्य प्रदेश के जंगलों की जो हवा है वो दक्षिण भारत तक जाती है। इसके बदले में लोग कहते हैं कि इसके बदले में हमको थोड़ा सा शुल्क भी लेना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से अगर रास्ता रही तो जिनके घरों में पेड़ होगा, हमें लगता है कि सरकार उनको पैसा देगी कि इस पेड़ को आप बचाए रखिए, उसके बदले में आपको प्रति माह या साल में इतना पैसा हम आपको देंगे, क्योंकि इस पेड़ से ऑक्सीजन मिल रही है, छाया मिल रही है, लकड़ियाँ मिल रही है और परिंदों के लिए घर मिल रहा है। मुझे लगता है कि जो हालत है योगी राज जी, चाहे बस्तर के जगदलपुर की बात करें, हम सीधी सिंगरौली की बात करें या भोपाल की बात करें, सड़क जरूर बने, लेकिन अगर इसके लिए वैकल्पिक कोई व्यवस्था हो सकती है तो उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। वो कैसे देश होंगे जहां इनको पूछते नहीं हैं, लेकिन जब सड़क में कोई पेड़ अगर आता है तो सड़क का वो मार्ग बदल देते हैं, उसकी दिशा बदल देते हैं ताकि पेड़ ना कटे। हम तो पेड़ों को पूजने वाले हैं और जितनी निर्ममता से इनका संहार कर रहे हैं, काट रहे हैं, हमें लगता है कि कई पीढ़ियाँ इसको ज़रूर भुगतेंगी, क्योंकि ये उन बेजुबान वृक्षों की बद्दुआ मिलेगी, नदियों की, पहाड़ों की, जिसे हमें लगता है कि विकास के नाम पर हमारी अगली पीढ़ियों को भुगतना पड़े। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हम पर कृपा करे, मेहरबानी करे और अगली पीढ़ी को बचाए। आपकी छोटी सी टिप्पणी।
देखिए वो तो चूंकि क्या है कि पेड़ जो हैं वो वोट नहीं देते, जी जिस दिन पेड़ वोट देने लग जाएंगे उनकी रक्षा हो जाएगी। तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जी अभी भी हम बहुत महत्व जानते हैं आध्यात्म पेड़ों का, क्या आध्यात्मिक महत्व है। जी महत्व तो इतना बड़ा है भाई, आपको लाखों करोड़ों रुपए के नग पहनने की जरूरत नहीं, पेड़ों की जड़ पहन लो आप। पर सवाल ये है कि हम केवल आध्यात्मिक महत्व उसका जानते हैं और लोगों को बता देते हैं। बिल्कुल ये तभी रुकेगा मैंने कहा ना, जो तत्परता आज 2000 पेड़ कटने को लेकर पूरे भोपाल ने दिखाई, नितिन जी उसमें शामिल है, सामाजिक संगठन उसमें शामिल है, पर्यावरणविद उसमें शामिल है, कई राजनीतिक दल उसमें शामिल है। ऐसी तत्परता हर पेड़ के मामले में दिखाने लग जाएगा तो सरकारों की हिम्मत नहीं होगी। बिल्कुल। और ये भी हम कह सकते हैं कि जिसके घर 2 पेड़ होंगे, 4 पेड़ होंगे, 6 पेड़ होंगे, उसको सरकार अनुदान देगी, मुआवजा देगी और उसको वोटिंग राइट्स के अलावा और भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो शायद पेड़ों के दिन अच्छे आए, जंगलों के दिन अच्छे आए। अभी तो जंगलों के कटने के दिन है और विकास के नाम पर सड़कें बनने के दिन है। उम्मीद करते हैं कि हालात सुधरेंगे, एनजीटी के आदेशों का पालन होगा और नितिन सक्सेना जैसे लोग और सक्रिय होंगे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। नितिन जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका बहुत धन्यवाद और रमेश सिंह जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले गए। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।